ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। किसी ने इन्हें शब्दों का जादूगर कहा तो किसी ने शायरों का बादशाह। किसी ने इन्हें रूमानी गीतकार कहकर नवाजा तो किसी ने एक रचनात्मक डायरेक्टर। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। पिछले कई दशक से लाखों आशिकों ने इनके लिखे जादू भरे अल्फाजों से अपने प्यार का इजहार किया होगा। सांस में तेरी सांस मिली तो सैकड़ों चाहने वाले इनके नगमों को सुनकर अपनी भूली बिसरी मोहब्बत को याद कर आंसुओं में भी डूबते रहे होंगे। रात भर फूंकों से हर लौ को जगाए रखा और दो जिस्मों के ईंधन को जलाए रखा। रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने। पर इनकी पहचान सिर्फ एक शायर या गीतकार की ही नहीं रही, बल्कि ये एक संजीदा डायलॉग राइटर और क्रिएटिव फिल्म मेकर भी रहे। जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में कामयाबी पाने से पहले इनका समय बेहद गरीबी, लाचारी और मुफलिसी में गुजरा। दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में और इन्होंने सालों तक एक मोटर मैकेनिक के तौर पर काम किया। क्या आपको पता है कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 22 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। साथ ही 6 नेशनल अवार्ड जीतकर अपनी काबिलियत का डंका बजाया। मेरा कुछ तुम्हारे। इन्हें पद्म भूषण और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। मैंने तेरा नमक खाया, इसलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर हूँ, लेकिन जिसने ये नमक बनाया उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हूँ विकी। बस ये लेक्चर वहां बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। और तो और ये ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड और ग्रेमी अवार्ड जीतकर विश्व पटल पर भारत का परचम लहराया। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। तो क्या है एक मोटर मैकेनिक के महान शायर बनने की अकल्पनीय कहानी? क्यों इस ज़हीन और संजीदा शायर की पर्सनल लाइफ विवादित रही और इन पर पत्नी को पीटने का गंभीर आरोप लगा? मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। और आज ये मशहूर कलाकार कहां और किस हाल में हैं, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। जी हां दोस्तों, आज के हमारे शो के कैरेक्टर हैं बेमिसाल कलाकार और एक जानी मानी शख्सियत गुलजार साहब। दिखाई देते हैं इन लकीरों में साए कोई, मगर बुलाने से वक्त लौटे ना आए कोई। मेरे मोहल्ले का आसमां सूना हो गया है, पतंग उड़ाए फलक पे पेचे लड़ाए कोई। तो आज हम इनकी जिंदगी की सभी जानी अनजानी कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे शख्स जो पिछले कई दशक से अपनी कलम से कागज पर जज्बातों को कुछ इस अंदाज में उकेरते आ रहे हैं कि मानो शब्दों का एक विशाल संसार गढ़ना चाहते हों। बातें सुनते तो गालिब हो जाते। कई दशक से हम और आप गुलजार साहब के लिखे बेमिसाल गीतों को सुनते आए हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन।
एहसासों को आवाज देती कविताएं हों या किसी बच्चे की ख्वाहिशों को शब्द देते चुटीले गीत हों। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। आज तक हमें गुलजार के ढेरों रूप, ढेरों टैलेंट देखने को मिले, फिर चाहे वो 1960, 70, 80 के दशक के इनके संजीदा गीत हों या फिर आज के दौर के चुलबुले नटखट गाने, इनकी कलम की स्याही ने खूब रंग बदले। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि गुलजार का शुरुआती जीवन कैसा रहा और कैसे इनके साहित्यिक और फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। गुलजार का जन्म पंजाब के दीना प्रांत में 18 अगस्त 1934 को हुआ था। अब ये इलाका पाकिस्तान में है। माता पिता ने इन्हें नाम दिया संपूर्ण सिंह कालरा। इनके पिता का नाम था माखन सिंह कालरा और मां का नाम सुजान कौर। छोटी उम्र से ही संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। जब ये 13 साल के थे तब भारत का बंटवारा हो गया और देश बेहद खतरनाक सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। किसी तरह इनके पिता पाकिस्तान से अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ गए। यहाँ गुलजार का दाखिला दिल्ली के फेमस सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कराया गया। यहाँ ये आर्ट फैकल्टी के स्टूडेंट थे। गुलजार ने लगभग 1 साल तक यहाँ पढ़ाई की, पर चूंकि बंटवारे के बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अब ठीक नहीं रही थी, तो इनके पिता ने इन्हें इनके बड़े भाई के पास मुंबई भेज दिया। गुलजार ने मुंबई में खालसा कॉलेज में दाखिला ले लिया और फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू की। साथ ही ये एक मोटर गैराज में काम भी करने लगे, जिससे अपना खर्च खुद चला सके। बेलासिस रोड स्थित विचारे मोटर्स नाम के इस गैराज में एक्सीडेंटल कारों को ठीक करके उन पर रंग चढ़ाया जाता था। गुलजार को अपनी ये नौकरी पसंद थी, क्योंकि जितनी देर में कारों का रंग सूखता, ये अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ लिया करते थे। ये अपनी सैलरी से पैसे बचाते और किताबें खरीदते, और जब गैराज में काम नहीं होता तो पढ़ाई में लग जाते। लेकिन चूंकि यहाँ बहुत कम सैलरी मिला करती थी, तो इन्हें साथ में और भी एक जॉब करनी पड़ी और इस तरह इनका कॉलेज छूट गया। उसी इलाके में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें 4 आने हफ्ते के हिसाब से अनलिमिटेड किताबें पढ़ने को मिल जाया करती थीं। बताते हैं कि गुलजार ने उस लाइब्रेरी में रखी लगभग हर किताब पढ़ डाली। इनकी इस आदत से लाइब्रेरी वाला भी परेशान हो गया। एक दिन उसने गुलजार को एक मोटी सी किताब थमाई और कहा कि अब बस तुम इधर मत आना। लेकिन उस लाइब्रेरियन को शायद ये अंदाजा नहीं था कि गुस्से में वो जो किताब गुलजार को दे रहा है, वही किताब अब इनकी जिंदगी बदलने वाली है। वो खास किताब थी द गार्डनर। ये एक कविता संग्रह की पुस्तक थी जिसे महान राइटर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस किताब को पढ़ने के बाद गुलजार का सोचने समझने और पढ़ने का पूरा नजरिया ही बदल गया। फिर इन्होंने जुगाड़ करके रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे बड़े राइटर्स की भी इसी मूड की कुछ किताबें जुटाईं और उन्हें खूब पढ़ा। तो साथ ही बंगाली भाषा से भी इन्हें प्यार हो गया। धीरे धीरे इन्हें उस जमाने में मुंबई में होने वाले मुशायरों और कविता कार्यक्रमों के बारे में भी पता चला और ये अब उन्हें सुनने भी जाने लगे। लेकिन इसी बीच जब इनके मम्मी पापा को ये पता चला कि ये राइटर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उन्होंने डांटना शुरू कर दिया कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और तुम लेखक बनने के ख्वाब पाल रहे हो, उससे क्या कमाई होगी। पर गुलजार कभी किसी बहस में नहीं पड़े और अपने फैसले पर अडिग रहे। लेकिन घर वालों को इसके बारे में पता न चले, इसके लिए इन्होंने एक तरकीब निकाली और जब लिखना शुरू किया तो बतौर लेखक अपना नाम गुलजार दीनवी लिखने लगे, यानी एक स्यूडो नेम। हालांकि और भी कई शायरों ने ऐसा किया है। इस तरह मोटर मैकेनिक संपूर्ण सिंह कालरा अब बन गए थे शायर गुलजार। लेकिन अब इन्हें अपने बाकी भाइयों को पढ़ता हुआ देखकर खुद पर अफसोस होने लगा, क्योंकि लाख किताबें पढ़ने और लिखने के बावजूद इन्हें एकेडमिक्स की कमी महसूस हो रही थी। फिर काफी कोशिशों के बाद आखिरकार इन्हें एक कॉलेज में दाखिला मिल गया और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया।
उस जमाने में संडे के दिन मुंबई में राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुआ करती थी और ये उस मीटिंग में हिस्सा लेने जरूर जाते थे, जिससे इन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके और ये खुद को और ज्यादा तराश सकें। राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग्स में ही इनका परिचय सलिल चौधरी और शैलेंद्र जैसे फिल्म इंडस्ट्री के नामी लोगों से हुआ और इसी संगत के चलते इन्हें बतौर गीतकार पहला ब्रेक भी मिला। साल 1963 में बिमल रॉय अपनी फिल्म बंदनी की तैयारियों में जुटे थे। फिल्म का संगीत SD बर्मन दे रहे थे और गीत लिख रहे थे शैलेंद्र। कुछ गाने लिखे भी जा चुके थे, लेकिन इसी दौरान शैलेंद्र और SD बर्मन के बीच झगड़ा हो गया और शैलेंद्र ने बंदनी फिल्म छोड़ दी। ये बात जब इंडस्ट्री में फैली तो गुलजार के एक मित्र ने बिमल रॉय से इनका नाम सजेस्ट किया, लेकिन बिमल रॉय को लगा कि ये पंजाबी लड़का भला वैष्णव गीत कैसे लिख पाएगा। वहीं गुलजार ने भी कहा कि ये फिल्मों के लिए नहीं बल्कि साहित्य के लिए लिखना चाहते हैं। उस दोस्त ने बिमलदा को बताया कि ये लड़का बंगाली का अच्छा जानकार है और बिमलदा ने गुलजार को SD बर्मन के पास भेज दिया और जब गुलजार इनसे मिले तो बर्मन दा से इनकी ट्यूनिंग बढ़िया जम गई और फिर इन्होंने बंदनी फिल्म के लिए अपना पहला गीत लिखा, जिसने वाकई कमाल कर दिया। उस गीत के बोल थे, मेरा गोरा रंग लई ले मोहे श्याम रंग दई दे। मोरा गोरा रंग लई ले मोहे श्याम रंग दई दे। साल 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई। इसमें बिमलदा को गुलजार का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म में इन्हें अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दे दिया और कहा कि इस तरह तुम फिल्मों का डायरेक्शन सीख लोगे। ये एक बढ़िया आर्ट है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम वापस उस शोर मचाते गैराज में काम करने न जाओ। बताते हैं कि इतने बड़े फिल्म मेकर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुलजार की आंखों में आंसू आ गए और ये बिमल दा के असिस्टेंट बन गए। बिमल दा की अगली फिल्म काबुली वाला में इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर का काम किया और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग काबुली वाला भी लिखा। काबुली वाला रहा क्या वो दाढ़ी मूंछों वाला, अभी मिला दूं तुमको उससे, देखो खेल मेरा। इसके बाद तो कई फिल्मों में गुलजार ने बिमल दा के साथ काम किया, तो साथ ही दूसरे फिल्म मेकर्स के लिए भी धीरे धीरे इन्होंने दर्जनों फिल्मों के गीत लिखने शुरू कर दिए, जिनमें से ज्यादातर सुपरहिट रहे। 1969 की फिल्म खामोशी के इस गाने को भला कौन भूल सकता है। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। वहीं 1971 की फिल्म गुड्डी में इनके लिखे गए प्रेयर की तो कोई तुलना ही नहीं है। आज भी भारत के कई स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के तौर पर इस गीत को गाया जाता है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय। फिर तो ये फिल्मों के गाने ही नहीं, स्क्रिप्ट भी लिखने लगे। आगे चलकर इन्होंने फेमस फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी के साथ भी गीत और स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। फिर गुलजार फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखने लगे और वो भी धमाकेदार अंदाज में। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। जब आनंद फिल्म में इनके लिखे डायलॉग्स और गीतों ने धूम मचा दी और इन्हें बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो गुलजार साहब को लगा कि अब इनका स्ट्रगल रंग लाया है और इनकी कलम को वास्तविक पहचान मिली है। और मुशाहिद, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? अब तक गुलजार साहब फिल्मों में एक राइटर के तौर पर पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुके थे और दर्जनों फिल्म मेकर इनके घर के चक्कर काटने लगे थे। जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूं मैं। बिमल दा के साथ गुलजार साहब ने लंबे वक्त तक असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम किया था और अब वक्त था इनके खुद के एक डायरेक्टर बनने का। और साल 1971 में गुलजार साहब ने पहली बार फिल्म मेरे अपने बनाई। तेरे खाने से कुछ कम नहीं हुआ बहू, हम अपने ही खाने से दे रहे हैं। तो वो भी कोई गांव से नहीं लेकर आई, हमारी कमाई से ही खाती हैं। मुफ्त नहीं खाते, 10 काम करते हैं तुम्हारे, तब देते हो खाने को। मीना कुमारी जैसी अभिनेत्री के जोड़ने से इस फिल्म का वजन बढ़ गया।
विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा तब नए कलाकार थे जिन्हें गुलजार ने अपनी फिल्म में लिया था। इस फिल्म में गुलजार ने युवाओं के मन के खालीपन और कुंठा को अभूतपूर्व तरीके से पर्दे पर पेश किया। कोई होता जिसको अपना हम अपना। इसके बाद गुलजार ने साल 1972 में डायरेक्ट की फिल्म परिचय, जो कि एक क्लासिक फिल्म साबित हुई। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। फिल्म में जितेंद्र, जया भादुड़ी, प्राण और संजीव कुमार ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये फिल्म एक शिक्षक और छात्रों के रिश्तों पर आधारित शानदार फिल्म थी। इसी साल गुलजार साहब ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो शारीरिक रूप से किसी कमजोरी का सामना कर रहे लोगों के संघर्ष पर बनी आज तक की बेस्ट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म थी कोशिश। इस फिल्म के हीरो हीरोइन को मूक बधिर दिखाया गया था, जो आंखों से संवाद बोलते हैं। 1973 में अपनी छवि से अलग हटकर गुलजार साहब ने एक थ्रिलर मूवी बनाई अचानक, जिसमें एक सैनिक अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में जानकर उसकी हत्या कर देता है। मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के कमरे में जाकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो मुझे याद करती है जज साहब, कई दिनों से मुझे बुला रही है। गुलजार ने इसे मात्र 28 दिन में बना दिया था। अपने काम के प्रति गुलजार इतने ईमानदार रहे कि गीतकार होने के बावजूद इस थ्रिलर फिल्म में इन्होंने एक भी गीत नहीं रखा, क्योंकि स्क्रिप्ट इस बात की इजाजत नहीं देती थी। साल 1975 में गुलजार द्वारा लिखी और निर्देशित की गई फिल्म मौसम रिलीज हुई। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत है। इस फिल्म के लिए गुलजार को बतौर निर्देशक फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं डॉक्टर बनने के लिए? और नहीं तो क्या, ये वैद्य की थोड़ी है कि आदमी बकरी के पास बैठा और सीख गया। इसी साल इन्होंने एक और फिल्म डायरेक्ट की, खुशबू, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी पंडित महाशय पर आधारित थी। इसमें मुख्य भूमिका में थे जितेंद्र, हेमा मालिनी और सारिका। इसके संवाद और पटकथा भी गुलजार ने ही लिखे, जिसकी तासीर बेहद मार्मिक थी। मैं माँ से कहकर जा रहा हूँ कि चौधराइन को देखकर आता हूँ। बाहर गाड़ी वाहन है, सामान उसके हाथ भिजवा दूंगा, ठीक है? साल 1975 में ही इनकी एक और फिल्म आई, आंधी, जो भारतीय सिनेमा की अब तक की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है और भारतीय फिल्म इतिहास में खास मुकाम रखती है। इस मोड़ से जाते हैं कुछ इस फिल्म के लिए गुलजार को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में नामांकित किया गया। इसमें संजीव कुमार, सुचित्रा सेन, रहमान और ओम प्रकाश ने लीड किरदार निभाए थे। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। ये फिल्म उस वक्त खासा विवाद में भी फंसी थी, क्योंकि आरोप लगाया गया कि इसकी कहानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरित है। सोच रहा था, तुमने कहा था जब घर आओगी तो खाना खुद पकाओगी, लेकिन अब तक तो बिंदा खाना पका चुका होगा। देर हो गई ना निकलते निकलते। गंभीर फिल्म बनाने वाले गुलजार ने साल 1982 में संजीव कुमार, मौसमी चटर्जी और देवेन वर्मा आदि को लेकर एक फिल्म बनाई, अंगूर, जो शेक्सपियर की एक कहानी पर आधारित बेहतरीन कॉमेडी फिल्म साबित हुई। हमारे पिताजी राज तिलक जी की तो कोई गिनती नहीं। आपको कैसे मालूम आपके पिताजी का नाम राज तिलक जी था? वो तुम्हारे वो जो बूढ़े मुंशी जी थे ना, उन्होंने बताया था कि पिताजी मरने से पहले एक दिन जिंदा थे। जब हिंदी सिनेमा में मुख्य रूप से एक्शन फिल्मों का बोलबाला था, तब 1987 में प्यार, धोखे और रिश्तों के ऊपर गुलजार ने एक फिल्म बनाई, इजाजत। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है।
फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी नसीरुद्दीन शाह, रेखा और अनुराधा पटेल ने। मानवीय रिश्तों की ज़हनी पड़ताल करने का गुलजार में कमाल का हुनर था, जो कि इस फिल्म में उभर कर सामने आया। जब मंगनी हुई थी उस वक्त सचमुच कोई नहीं था। माया से मिले 2-2.5 साल हुए हैं और इन सालों में ऐसा नहीं हुआ कि वो शहर में हो और हम साथ ना हो। इस फिल्म के एक गीत के लिए गुलजार साहब को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। ये क्रिटिक्स द्वारा अपने किस्म का बेहतरीन से भी बेहतर गीत कहा गया। मेरा कुछ तुम्हारे। गुलजार ने इसमें रिश्तों के एक पड़ाव को शानदार तरीके से व्यक्त किया। आशा भोसले की खनकती आवाज में राहुल देव बर्मन का संगीत और गुलजार की तिकड़ी ने इस गीत को अमर बना दिया। इसके बाद साल 1990 में आई फिल्म लेकिन गुलजार साहब की प्रमुख फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में विनोद खन्ना, अमजद खान और डिम्पल कपाड़िया ने मुख्य भूमिका अदा की। इस फिल्म के एक गीत के लिए गुलजार साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड दोनों से नवाजा गया। कुल मिलाकर इस फिल्म को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। ये गाना संगीत प्रेमियों के लिए खूबसूरत सौगात की तरह है, जिसका कोई सानी नहीं है। इसके बाद साल 1996 में इनकी निर्देशित फिल्म आई माचिस, जिसमें इन्होंने एक बेहद सेंसिटिव मुद्दे को उठाकर हर किसी को चौंका दिया। कुछ पूछना था, जरा सुनिए। देखिए भाई साहब, मैं कोई चोर उचक्का या बदमाश नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई हथियार है जिससे मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तलाशी ले लो बेशक। ये एक हिंदी पीरियड पॉलिटिकल थ्रिल फिल्म थी, जिसमें ओमपुरी, तब्बू, चंद्रचूड़ सिंह, जिम्मी शेरगिल आदि मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म 1980 के दशक के मध्य में पंजाब में सिख विद्रोह के समय में एक सामान्य व्यक्ति के आतंकवादी बन जाने के सफर पर केंद्रित थी। साल 1999 में एज अ डायरेक्टर गुलजार साहब की आखिरी फिल्म आई हू तू तू, जिसमें तब्बू, सुनील शेट्टी और नाना पाटेकर अहम भूमिकाओं में थे। पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की। इसके बाद गुलजार साहब ने फिर कोई फिल्म नहीं बनाई। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि 70 के दशक में तो गुलजार निर्देशक के रूप में बेहद सक्रिय और सफल रहे, लेकिन 80 के दशक में इनका फिल्म बनाना थोड़ा कम हो गया। दरअसल तब फिल्मों का स्तर बहुत गिरने लगा था और दर्शकों की रुचि भी बदलने लगी थी। लिहाजा निर्माता लीक से हटकर बनाने वाली फिल्मों पर पैसा लगाने में हिचकने लगे। 1982 में गुलजार द्वारा निर्देशित नमकीन और 1988 में फिल्म इजाजत बमुश्किल रिलीज हो पाई थी। 1991 में लता मंगेशकर के लिए बनाई गई फिल्म लेकिन असफल रही थी। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी को लेकर बनाई गई फिल्म लिबास भारत में रिलीज ही नहीं हो पाई। गुलजार साहब ने दूरदर्शन के लिए भी कई चर्चित शो डायरेक्ट किए, जिनमें 1988 में नसीरुद्दीन शाह अभिनीत मिर्जा गालिब का निर्देशन किया। बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। और आगे चलकर साल 2004 में सीरियल तहरीर मुंशी प्रेमचंद की बनाया, जिसे खूब पसंद किया गया। ऐसे कौन से सजीले नौजवान हो अब? हाँ, वो तो हम ही थे जो। तुझे क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? मर्द 60 में पाठा होता है। तुम्हारे जैसा नहीं। गुलजार की फिल्मों पर ध्यान दें तो इनकी ज्यादातर कहानियां साहित्य से ही ली गई होती थीं। जानकार कहते हैं कि गुलजार पर बिमल रॉय, बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों का प्रभाव रहा। इन महान निर्देशकों ने मिडिल पाथ सिनेमा का ही निर्माण किया था। इनकी फिल्मों में गंभीर बातों को सरल, मनोरंजक और दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश किया जाता था। यही बातें गुलजार की फिल्मों में भी देखने को मिलती हैं। हमारे एक चचा हैं जिनको राम से बड़ी अकीदत है। फारसी में रामायण का तर्जुमा कर रहे हैं।
कुछ किताबें मंगवाई हैं, वही निशान लगाकर भेज रहा हूँ उन्हें। वहीं गुलजार ने अपनी ज्यादातर फिल्में संजीव कुमार, विनोद खन्ना, जितेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन के साथ बनाई। इन कलाकारों को यादगार भूमिकाएं दी। आर.डी. बर्मन ने गुलजार की ज्यादातर फिल्मों में संगीत दिया। लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर दा ने गाने गाए। फ्लैशबैक के जरिए कहानी को स्क्रीन पर पेश करना गुलजार साहब की खासियत रही। ये कहाँ से आए? सच सच बताओ, ये कितने का है? तुम्हें मेरी कसम। अरे नहीं, ये देखो, ये डिबिया है ना, 3 रुपए की है। और ये हार? 12 आने का। अपनी संजीदा फिल्मों से गुलजार ने जहां लोगों का मनोरंजन किया तो वहीं उन्हें सोचने पर भी मजबूर किया। लेकिन हाँ, इनमें से ज्यादातर फिल्में आज भी कालजयी मानी जाती हैं। एक पहिया पटरी पर, एक गमले में, बाकी 2 जो सड़क पे थे उनमें से एक पंक्चर था। ओह नो। यस। हाँ, बता दें कि गुलजार ने आनंद, मेरे अपने, ओमकारा और कई दूसरी बॉलीवुड फिल्मों में खुद भी काम किया है। खैर, फिल्मों के निर्देशन से संन्यास लेने के बाद गुलजार साहब ने अपने गीतों, शेरों और कहानियों के साथ अपने सफर को जारी रखा और बॉलीवुड की सैकड़ों फिल्मों के लिए भी गीत लिखते रहे। जिनमें कुछ खास फिल्मों की बात करें तो इसमें साल 1998 की फिल्म दिल से के गानों को खूब लोकप्रियता मिली। एक सूरज निकला था, कुछ बारा पिघला था, एक आंधी आई। साल 2005 में बंटी और बबली के लिखे गुलजार साहब के गानों ने भी खूब धूम मचाया। कजरा रे तेरे कारे कारे। साल 2006 की फिल्म ओमकारा के गीतों को भी खूब पसंद किया गया। साल 2007 की फिल्म गुरु के गानों को भला कौन भूल सकता है। तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना। साल 2008 की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए तो इन्हें ऑस्कर अवार्ड और ग्रेमी अवार्ड भी हासिल हुए और भारत का परचम इंटरनेशनल लेवल पर भी फहराया। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। साल 2009 में आई फिल्म कमीने भी हिट गानों की लिस्ट में शामिल रही। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाल। साल 2010 की फिल्म रावण के गीत भी खासे बन पड़े थे। गुलजार साहब ने पाकिस्तानी नाटक शहरयार शहजादी के लिए भी एक गीत लिखा था। गुलजार मुख्य रूप से उर्दू और पंजाबी में लिखते रहे, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य भाषाओं जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और मारवाड़ी में भी कई रचनाएं की। इनकी कविताओं की बात करें तो ये 3 संकलनों में प्रकाशित हैं: चांद पुखराज का, रात पश्मीने की और 15/5/75। इनकी लघु कहानियां रावी पार और धुआं में प्रकाशित हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया घरानों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए शांति अभियान अमन की आशा के लिए गुलजार साहब ने नजर में रहते हो गीत लिखा, जिसे शंकर महादेवन और राहत फतेह अली खान ने रिकॉर्ड किया था। नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते। तो वहीं गुलजार साहब ने साल 1999 में गजल सम्राट जगजीत सिंह के एल्बम मरासिम और 2006 में कोई बात चले के लिए शानदार गजलें लिखी। जिंदगी क्या है जानने के लिए। गुलजार ने जहां बच्चों के लिए किताब जैसी फिल्म बनाई, तो वहीं विशाल भारद्वाज के साथ जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड, हेलो जिंदगी, गुच्छे और पोटली बाबा की सहित कई दूरदर्शन टीवी श्रृंखलाओं के लिए गीत और संवाद भी लिखे, जो बच्चों के लिए इनका अमूल्य योगदान माना जाता है। इन्होंने हाल ही में बच्चों की ऑडियो बुक श्रृंखला कराडी टेल्स के लिए लिखा और सुनाया है। इन्होंने चकमक पत्रिका के लिए भी कहानियां और कविताएं लिखी हैं। इसके अलावा भी गुलजार साहब की कई ऐसी रचनाएं हैं जिन सब का एक वीडियो में जिक्र करना वाकई बेहद मुश्किल है। इनमें से इनके लिखे गीत, शेरो शायरी, कविताएं, नज्म, कहानियां और अंग्रेजी उपन्यास, ऑडियो बुक, कॉमिक्स, थिएटर और बायोग्राफी शामिल हैं।
84 साल की उम्र में गुलजार साहब ने अपना पहला उपन्यास लिखा, दो लोग। भारत के बंटवारे के दौरान की कहानी कहता ये उपन्यास बेहद चर्चित हुआ। गुलजार एक ऐसे फनकार रहे जिन्होंने अपने अंदर मौजूद कलाकार को अभिव्यक्त करने के लिए जिस भी माध्यम को चुना उसमें एक मुकाम बना डाला। गुलजार साहब को मिले अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने इतने ज्यादा पुरस्कार और सम्मान हासिल किए हैं कि इन्हें एक वीडियो में समेटना मुश्किल है। पर इनमें बड़े सम्मानों की बात करें तो 6 नेशनल अवार्ड, 22 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड शामिल है। साथ ही इसी गाने के लिए इन्होंने एक ग्रेमी अवार्ड भी जीता। मध्य प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी गुलजार साहब को दिए गए। तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान और सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी ये अपने नाम कर चुके हैं। यानी शायद ही ऐसा कोई अवार्ड होगा जो इनके हाथों में सुसज्जित होने से चूका हो। बताते चलें कि गुलजार साहब को अप्रैल 2013 में असम विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जो कि एक और बड़ा सम्मान था। चलिए अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो चूंकि गुलजार साहब को बंगाली साहित्य, बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति से बेहद लगाव था, तो इन्होंने दिल भी एक बंगाली लड़की से ही लगाया। ये थी जानी मानी एक्ट्रेस राखी। राखी एक बार पहले शादी कर चुकी थीं और तलाक लेकर पहले पति से अलग हो चुकी थीं। साल 1972 में पहली बार राखी और गुलजार की मुलाकात हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर प्यार हो गया। साल 1973 में राखी और गुलजार ने शादी कर ली। 1973 के दिसंबर में ही ये दोनों एक बेटी के माता पिता भी बने, जिसका नाम रखा गया बोस की। लेकिन बेटी के जन्म के बाद ही गुलजार और राखी के बीच दूरियां आनी शुरू हो गईं और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। दरअसल कश्मीर में आधी फिल्म की शूटिंग के समय गुलजार के साथ राखी भी अपनी बेटी के साथ गई थी और एक रात पति पत्नी में इस कदर झगड़ा हुआ कि गुलजार पर राखी को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा, जिसे तब के बड़े अखबारों ने विस्तार से छापा। उस रात ऐसा क्या हुआ था, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर विस्तार से डाला हुआ है, जिसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। खैर, सिर्फ 1 साल बाद ही गुलजार और राखी अलग हो गए, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। बेटी पहले मां के पास रही और बाद में जब मनमुटाव थोड़े कम हुए तो मेघना की कस्टडी दोनों की सहमति से गुलजार साहब के पास रही। गुलजार ने ही मेघना की परवरिश की। अलग होने के बाद भी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार मिलता रहा और पिता गुलजार के नक्शे कदम पर चलते हुए मेघना गुलजार भी एक फिल्म डायरेक्टर और राइटर बनी। मेघना ने कई बड़ी फिल्में बनाई हैं, जिनमें राजी, फिलहाल, तलवार, 10 कहानियां और जस्ट मैरिड जैसी नोटेबल फिल्में शामिल हैं। भले गुलजार और राखी अलग हो गए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी शादी नहीं की और बस अपने काम पर फोकस किया। हम मिले थे जब मैं बहते बहते थक गया और तुम किनारे पे ऊब गई थी। साल जो अलग अलग गुजारते रहे तब मिले थे हम, फासले जो साथ साथ चलते रहे तब मिले थे हम। सालों से आज तक हर छोटे बड़े ओकेजन पर ये दोनों अपनी बेटी के साथ नजर आते रहे और हर त्योहार साथ में मनाया, जो अब भी जारी है। गुलजार साहब खेलों के बहुत बड़े शौकीन रहे। एक जमाने में ये बैडमिंटन खूब खेला करते, बाद में इन्हें क्रिकेट और टेनिस का भी शौक हो गया। ये अब भी हर रोज सुबह जल्दी उठते हैं और टेनिस खेलते हैं। गुलजार साहब अब भी अपने कार्य क्षेत्र में एक्टिव हैं और साथ ही ये आरुषि नाम की एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं, जो एमपी भोपाल में एकलव्य फाउंडेशन है। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है जो अपाहिज बच्चों की बेहतरी के लिए काम करती है। गुलजार की उम्र अब 87 साल हो चुकी है और ये अब भी अपना पूरा समय पढ़ने लिखने में ही गुजारते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए गुलजार साहब एक प्रेरणा स्रोत की तरह हैं, जिनसे कला के कई क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बीते 5 दशक के बदलते समय को गुलजार ने बखूबी समझा है और युवा पीढ़ी की नब्ज को भी पकड़ा है।
इसीलिए इस उम्र का ये गीतकार आज भी युवा धड़कनों की जान है। तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफुक, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीप की रात, तेरी आंखें हैं या सजदे में गमगीन नमाजी। एहसास को शिद्दत से बयां करती इनकी कविताएं और शायरी आज भी हर दिल अजीज हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। भारतीय सिनेमा और साहित्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले इस महान शख्सियत की प्रतिभा और कीर्ति को दिल से सलाम। तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को, बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर में जरा सी बागबानी हो, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात। गुलजार साहब आगे भी इसी तरह अपनी कलम की धार और लेखनी के पैनेपन से साहित्य और सिनेमा को गुलजार करते रहें। इन्हीं चाहतों और उम्मीदों के साथ आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुलजार साहब की इस बायोग्राफी को लिखने में मुझे लगभग 3 दिन का पूरा वक्त लगा। उम्मीद है आपको हमारा रिसर्च और ये कहानी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खलाओं में तैरते जजीरों पे चंपई धूप देख कैसे बरस रही है, महीन कोहरा सिमट रहा है, हथेलियों में अभी तलक तेरे नर्म चेहरे का लम्स ऐसे छलक रहा है कि जैसे सुबह को ओक में भर लिया हो मैंने।